The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं हूं सुनिधि और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हमने अभी तक शुरू किया, हमने देखने की कोशिश की कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग के अंदर जो डिफरेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, यानी कि जब हम प्लान करते हैं तो हमको एक ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है, और जो प्लानिंग के लिए हमको जो ऑब्जेक्टिव चाहिए वो किस पे बेस्ड है, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज हमको अपनी कैसे फ्रेम करनी है। मेजर जितनी भी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज हैं, चाहे वो मान लो बिस ग्रोथ मॉडल हो, वेज गुड मॉडल हो, या फिर उसके बाद में आपका गांधीयन मॉडल हो, प्यूरा मॉडल हो, वो सारे मॉडल हमने समझने की कोशिश की। हमने ये समझने की कोशिश की कि जो इंडियन प्लानर्स थे, जो इंडियन फोर फादर्स थे, हाउ दे हैव इवॉल्व्ड देयर थिंकिंग, हाउ दे हैव शिफ्टेड इन देयर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द प्लानिंग, इन देयर ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द प्लानिंग। और इससे पिछली क्लास में हमने 5 ईयर प्लान को भी शुरू कर दिया था। दैट वाज ए वेरी शॉर्ट क्लास बिकॉज बहुत लंबा हमने पहले डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज को पढ़ लिया था। तो हमने 3-5 ईयर प्लान को बच्चा पढ़ा है। 3-5 ईयर प्लान जो हमने पढ़े, जो थर्ड 5 ईयर प्लान हमने पढ़े, ऑल द प्लान्स व्हिच वी हैव स्टडीड टिल डेट, हमने उनमें देखने की कोशिश की कि हमने एक चीज को एनालाइज करने की कोशिश की कि जो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। इकोनॉमी में अगर कोई चेंज है तो आपका प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी चेंज हो जाता है, राइट? ठीक है, तो हमने 3 प्लान देखे और उसके बाद में देखा कि ड्यू टू इंडिया वॉर विद पाकिस्तान, चाइना एंड सब्सिक्वेंटली फैमिन, हमने एक प्लान हॉलीडे लिया। प्लान हॉलीडे हमारा 3 साल का था, 1966 से 69 के बीच में। और ये जो प्लान हॉलीडे था उसमें कोई भी एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं आया, बल्कि हम हर साल एनुअली प्लान लेकर आते थे। और इसी प्लान में हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर के साथ में हमने जो 1966 में HYV ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर आपने सुना हो, आई एम प्रीटी श्योर ग्रीन रिवॉल्यूशन किसी ने भी सुना होगा। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन तो एक ऐसा बिल्कुल काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन है जिसने एग्रीकल्चर के पैराडाइम को इंडिया में शिफ्ट कर दिया था। हम सेल्फ सफिशिएंसी से लेकर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लेवल पर आ गए थे। आज हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, एग्रीकल्चर गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे हम सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं थे। दैट मीन्स वी डिडंट हैव कि हम अपनी फैमिली को फीड कर पाए, हम अपनी फैमिली यानी कि एज ए नेशन एक दूसरे को फीड कर पाए। तो आज हम वहीं से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है। इस क्लास में हम देखेंगे 4th 5 ईयर प्लान। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं 4th 5 ईयर प्लान का टारगेट क्या था, अचीव क्या हुआ। टारगेट कितना ग्रोथ रेट था? 5.7%। अचीव कितना हुआ? 3.3%। तो पहली नजर में आपको ये तो पता चल गया होगा कि दिस इज ए फेल्योरिटी। क्या है ये? फेल्योरिटी है। वाई दिस इज ए फेल्योरिटी? वाई दिस इज ए फेल्योरिटी? वाई एक फेलियर है, ये हमें पता लगाना है कि ये 4th 5 ईयर प्लान हमको क्यों, इसमें ग्रोथ रेट इतना कम क्यों हुआ। तो जो 4th 5 ईयर प्लान था उसमें हमारे 2 ऑब्जेक्टिव थे, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। क्या 2 ऑब्जेक्टिव थे? पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमको ग्रोथ विद स्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए हमको? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। ठीक है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी चाहिए। उसके बाद में हमको क्या चाहिए? प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। यानी कि हमको ग्रो करना है, लेकिन हमको साथ में स्टेबिलिटी भी चाहिए, और हमको सेल्फ रिलायंस पे फोकस करना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हमारा जो फोकस था वो सेल्फ रिलायंस था। सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है? कि हमको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े। ठीक, यानी कि सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा हमको डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े। यानी कि ऐसा ना हो कि अगर
खाना हम इंपोर्ट ना करें, या सरकार अमेरिका से खाना ना मांगे तो लोग भूखे मर जाएं। इस लेवल का हमको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो आपने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग दे देती हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से क्या मतलब है बेटा, कि हमको ना बहुत ज्यादा स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए। स्टेबिलिटी यानी कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। स्टेबिलिटी होता है तो उससे क्या होता है, आपके पास इन्वेस्टमेंट आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास तभी आएगा जब आपके पास स्टेबिलिटी होगी। ग्रोथ आप स्टेबिलिटी के बिना नहीं कर सकते। आप देखिए, जैसे कि रिसेंट आप एग्जांपल देख लीजिए। रिसेंट एग्जांपल अगर आप देखें अफगानिस्तान का, हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं। अफगानिस्तान जो है, वहां पे बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी है पिछले 2 सालों से। यानी कि पहले अफगान गवर्नमेंट जो थी वो काम करती थी, राइट। अफगान गवर्नमेंट ने काम किया। अब अफगान गवर्नमेंट को किसने टेक ओवर कर लिया? तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। तो आपने देखा वो जो एक इनस्टेबिलिटी का फेज था, उसमें कितने लोग मरे। आपको क्या लगता है, जब हम इनस्टेबिलिटी के फेस में होंगे, व्हेनेवर वी आर इन द फेस ऑफ इनस्टेबिलिटी, डू यू रियली थिंक कि हम ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचेंगे? जब भी किसी भी तरीके की पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी होती है, जब भी किसी भी तरीके का सिविल वॉर होता है, या कोई भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें स्टेबिलिटी किसी भी इकोनॉमी की सफर करती है, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं बेटा? उस कंडीशन में हम सबसे पहली चीज जो करते हैं वो होता है कि हम अपने जान बचाने के लिए सोचते हैं। और जब तक आप केवल अपनी बेसिक नीड्स के बारे में सोच रहे हो, जब तक आप अपनी केवल जान बचाने के बारे में सोच रहे हो, जब तक आप केवल अपनी नीड पूरी करने के बारे में सोच रहे हो, आप ग्रोथ का नहीं सोच सकते ना। अब आप एक बात देखिए, अब आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बेसिक सी बात है कि आप अभी यूपीएससी की तैयारी क्यों कर पा रहे हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डजंट मैटर, एएस की कर रहे हैं, ईएस की कर रहे हैं, आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आप ये लेक्चर ले रहे हैं, राइट। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि एक आपके एनवायरनमेंट में एक स्टेबिलिटी है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके पास एक जॉब है, और आपको पता है कि आपको जॉब में 8 से 10 घंटा देना है, बाकी 5 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप फुल टाइम एस्पिरेंट है, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं से आपका फाइनेंस आ रहा है। अगर आप स्टूडेंट है, उसके साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू नो दैट यू हैव फादर हु विल पे फॉर ऑल योर बिल्स, ठीक है। लेकिन गॉड फॉरवर्ड, अगर कोई ऐसा सर्कमस्टेंस आ जाए जिसमें ये तीनों ही चीजें खत्म हो जाए, राइट, कि चलो ठीक है, फादर किसी भी वजह से अर्न नहीं कर पा रहे, या वो मना कर देते हैं कि भाई अब मैं आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, आपका जॉब चला जाए, तो क्या आप प्रिपेयर कर पाएंगे? आप उस फोकस के साथ प्रिपरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। प्रिपरेशन करने के लिए भी एक स्टेबल माइंड का होना बहुत जरूरी है। जब तक माइंड में स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक माइंड में डर रहेगा, आप नहीं कर पाएंगे प्रिपरेशन। अगर आपकी जॉब छूट जाती है तो आपका पहला फोकस होगा जॉब कर लो, पेट पालना है ना, सबसे पहले तो खाना हमें चाहिए, जॉब कैसी भी हो। हमें आईएएस आज नहीं बनना है, हमें आज पेट पालना है। तो दैट इज द डिफरेंस, राइट। इसके बाद में इतनी बात हो गई। इतनी बात के बाद में इन्होंने क्या बोला कि हम बहुत ज्यादा स्पेशल एम्फेसिस करेंगे। स्पेशल एम्फेसिस किस पे करेंगे? स्पेशल एम्फेसिस हमारा होगा वीकर सेक्शन पे, ठीक है। वीकर सेक्शन यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से मतलब एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, विमेन हो गई, और जो आपका ये कह सकते हैं जो वर्कर्स हैं, इन पे हम मेन फोकस रखेंगे, ठीक है। इन पे हमको क्या करना है? इन पे हमको मेन फोकस रखना है, ठीक। अब इसके बाद में हमने बोला कि हमको एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, और धीरे धीरे हमने ये माना है कि जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का, दैट विल बी द की ड्राइवर। एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट क्या है? वो की ड्राइवर होगा। किस चीज का की ड्राइवर होगा? टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। व्हाट इज इट? दैट इट इज द की ड्राइवर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। इतना समझ में आया? इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इसी में हम फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स को भी हम इसी में लेकर आए। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को हम क्यों लेकर आए? देखिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स ना एक बहुत कंट्रोवर्शियल है चीज। जब हमने जब एंटर किया ना 4th 5 ईयर प्लान में, यानी कि जब हम 1969 या 1965 के अराउंड जब हुए, तो
तो हमारी पॉपुलेशन में ना बल जाना शुरू हो गया था, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो होनी शुरू हो गई थी। और जब हमारी पॉपुलेशन ग्रो होनी शुरू हुई तो हमको एक बात समझ में आ गई कि अब हमको इस पॉपुलेशन का कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम पहुंच सकते हैं। आपने पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी के बारे में सुना होगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की 3 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज होती है जहाँ पे डेथ रेट जो होती है वो बर्थ रेट से ज़्यादा होती है, ठीक। दूसरे में क्या होता है कि आपकी जो डेथ रेट और जो बर्थ रेट होती है वो काइंड ऑफ इक्वल होती है। और फिर एंड में क्या होता है कि आपकी जो बर्थ रेट होती है ना वो डेथ रेट से ज़्यादा हो जाती है। तो ये होता है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक। ये होता है एक काइंड ऑफ स्टेबल, जितने लोग मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं। और ये होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का फेस। ऐसे 3 फेस होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। देखिए ये जो डेथ रेट ज़्यादा क्यों है यहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम है। मेडिकल केयर इतना अच्छा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सैनिटाइजेशन इतना अच्छा नहीं है, लोग ओपन में डिफिकेट करते हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि अब आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई हैं, आपको थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेशन होना शुरू हो गया है। अब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा कब होंगी, जब देखिए जब इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी अगर इकोनॉमी स्टार्टिंग में, इकोनॉमी में क्या है, लेट्स से एक फैमिली है, ठीक। एक फैमिली के अंदर 2 लोगों की शादी हुई, ठीक। ये बाल है लड़की के, ठीक। ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, इन दोनों की शादी हुई, बॉय एंड गर्ल। वैसे इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स है नहीं, बट मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। तो जब शादी हुई तो अब इन्होंने बच्चे, हर कोई प्लान करता है, तो जब इन्होंने बच्चे प्लान किए तो इन्होंने एक छोटा सा बच्चा किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, फिर 5वां किया, ठीक। लेकिन क्या हुआ, ओवर टाइम हमको क्या पता चला, ओवर टाइम हमको पता चला कि हमारे इस बच्चे की डेथ हो गई, हमारे इस बच्चे की डेथ हो गई, और बाद में हमारे कितने बच्चे थे जिन्होंने सरवाइव किया, इन 3 बच्चों ने सरवाइव किया, ठीक। अब डेथ का क्या रीजन था, डेथ का रीजन था पुअर मेडिकल फैसिलिटीज। भाई मेडिकल फैसिलिटीज बहुत पुअर है, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, ठीक। और उसके बाद में एजुकेशन नहीं है, औरतों की कम एज में शादी हो जाती है, चाइल्ड मैरिज, माँ खुद नरिश नहीं है, नरिश बच्चा कहाँ से पैदा करेगी, चाइल्ड मैरिज। ये सब सारे रीजन थे, ठीक है। इन सारे रीजंस की वजह से उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए, लेकिन उसमें से 2 ने ही सर्वाइव किया। तो इसमें क्या है, ठीक, लेट्स से, हाँ। और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि उनका एक और बच्चे की डेथ हो जाती है, ठीक। तो उन्होंने ओवरऑल 5 बच्चे पैदा किए, 5 बच्चे मतलब बर्थ पे नहीं, कुछ टाइम बाद 5 बच्चों में से अल्टीमेटली कितने बच्चों ने सर्वाइव किया, 2 बच्चों ने सर्वाइव किया और 3 बच्चों की डेथ हो गई, ठीक। अब देखिए जब इनका सेकंड जनरेशन आएगा, अब इसी फैमिली का, इसी कपल का हम सेकंड जनरेशन ग्रो करते हैं, ठीक। सेकंड जनरेशन में क्या आएगा, अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को क्या बोलेंगे, वो ये तो नहीं, ये पेरेंट्स हैं, ये बच्चे, इनकी फिर से शादी हुई। अब ये तो नहीं बोलेंगे ना फिर से कि आप केवल 2 बच्चे पैदा कर लो, वो आप क्या बोलेंगे। आप अगर अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देखें या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को देखें, आपके पेरेंट्स 5 या 7 भाई होंगे, 5-6 भाई होंगे, 7 भाई होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स उससे ज्यादा होंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उनको ये पता था कि भाई हम कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे सर्वाइव करें। सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्यों, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक। इतने सारे बच्चे मर रहे हैं, और बच्चे क्यों पैदा किए जाते हैं कि बुढ़ापे में हमें सहारा दें। तो अगर बुढ़ापे में हमें सहारा देने वाले ही मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो ये टेंडेंसी अभी भी चली आ रही है कि हमको क्या करना है, ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो 5 करेंगे तो 2 तो सर्वाइव कर ही जाएंगे, ठीक। दिस इज द सेकंड जनरेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज थोड़ी बराबर हुई, ठीक। मेडिकल फैसिलिटीज जब अच्छी हुई तो बर्थ रेट तो कम हुआ, सॉरी बर्थ रेट तो हमारा उतना ही रहा, लेकिन जो डेथ रेट था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमारी डेथ रेट जो होगी ना वो कम हो जाएगी बर्थ रेट से। यानी कि ये जो स्टेज 1 थी ना, जहां पे बर्थ रेट ज्यादा थी डेथ रेट से, जहां पे बर्थ रेट ज्यादा थी डेथ रेट से, वो सिचुएशन ही रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। वो सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हमारी
ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो हम इस पोजीशन पे पहुंच गए थे कि फैमिली में ना बहुत सारे बच्चे होने शुरू हो गए थे, तो सरकार को लगा कि हमको फैमिली प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात है। उस टाइम पे अगर फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट की गई होती, एजुकेट किया गया होता, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनकी नॉलेज दी गई होती, जो पिल्स हैं, जो भी आपके बैरियर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हैं, जितना भी है वो अगर किया जाता, तो आज देखिए कितना प्रॉब्लम है, कितनी सारी पॉपुलेशन है। हम इस बार का जो वर्ल्ड काउंटिंग होगी पॉपुलेशन की, चाइना को ओवरटेक कर लेंगे, एक चीज में ही सही, पॉपुलेशन में ही सही, बाकी चीजों में तो नहीं। तो पॉपुलेशन में हम ओवरटेक कर लेंगे चाइना को, और जब ज्यादा यूथ की पॉपुलेशन होती है तो उस सोसाइटी में क्राइम भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हुआ। अब ये जो है इसी में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो हुआ 1971 का वॉर। 1971 का जो वॉर हुआ उसमें इंडिया और बांग्लादेश जो था, इंडिया ने हेल्प किया पाकिस्तान को, इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को हेल्प किया लिबरेशन में, और उसकी वजह से बांग्लादेश बना। यानी कि क्या प्रॉब्लम थी बेटा उस टाइम पे जो ये देखिए, आप समझिए, थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स भी समझाएंगे। ये पाकिस्तान था और ये पाकिस्तान था, इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। जब डिवीजन हुआ था तो इस तरीके से हुआ था ना कि ये तो इंडिया रहेगा, ये ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान हो गया, ये ईस्ट पाकिस्तान हो गया। अब आप प्रैक्टिकली देखिए कि एक कंट्री यहां है, प्रैक्टिकली देखिए ये एक कंट्री है, लेट मी फिल इन, ये एक कंट्री है और एक कंट्री ये है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों जो प्लेसेस हैं उनका मैनेजमेंट बहुत इजी होने वाला है? कोई भी दो ऐसी कंट्रीज जो ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा डाइवर्स है, उनको मैनेज करने में कितनी प्रॉब्लम आने वाली है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में कितना प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसी रीजन की वजह से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो मेन फोकस था वो वेस्ट पाकिस्तान पे था, और ईस्ट पाकिस्तान में क्या था, बहुत ज्यादा इलिटरेसी थी, फेमाइन था, अंडर डेवलपमेंट था, और जो यहाँ की सरकार थी वो उनको ओप्रेस करती थी, काइंड ऑफ सेकंड क्लास सिटीजन करती थी। तो जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें एक सिविल वॉर शुरू हुआ, सिविल वॉर से वो रिवॉल्यूशन में बदला, रिवॉल्यूशन से फिर उन्होंने अपने खुद एक देश की मांग की, जो अभी शेख हसीना है, शेख हसीना जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट में है, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, इनके जो फादर थे उन्होंने उसको लीड किया था। शेख मुजीबुर रहमान जो थे उन्होंने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था इंडिया की हेल्प से। तो इंडिया ने उसमें हेल्प की, लेकिन हेल्प तो हमने की, लेकिन जब 1971 का वॉर हुआ, 1971 के वॉर में बेटा सबसे बड़ी चीज क्या सामने आई कि जब भी वॉर होता है ना तो रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत हो जाता है। रिफ्यूजी क्राइसिस जो होता है वो बहुत हो जाता है बॉर्डरिंग कंट्रीज में। अब देखिए ये जो है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है पूरा। बांग्लादेश को आप देखेंगे ये आसाम से भी बॉर्डर है इसका, बांग्लादेश का बॉर्डर मणिपुर से भी है, ऐसे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है सबसे इसका बॉर्डर है। तो जब भी कोई क्राइसिस होता है तो वो ऐसे आ जाते हैं अंदर। तो ये क्या है, पोरस बॉर्डर है, यानी कि जो बॉर्डर है उसकी कोई फेंसिंग नहीं है। पोरस बॉर्डर क्या होता है, जिसमें कोई भी बॉर्डर की वॉल ना हो, जिसको पार करना बहुत ईजी हो। तो बहुत सारे जो लोग थे वो आ गए, इसी की वजह से जो एनआरसी है, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी जो है वो बहुत ज्यादा उसमें रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आसाम में 1971 में बहुत ज्यादा लोग बांग्लादेश से माइग्रेट करके आ गए थे, जिसकी वजह से वहाँ का डेमोग्राफी ही चेंज हो गया है। इसीलिए तो सब बोलते हैं कि आप एनआरसी की एक्सरसाइज कराइए ताकि हमको समझ में आए। ठीक है, तो बांग्लादेश रिफ्यूजी आए, बहुत ज्यादा रिफ्यूजी का क्राइसिस हुआ। अब रिफ्यूजी क्राइसिस जब बेटा होता है किसी भी देश में तो क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन की वजह से जो हमने कैलकुलेशंस की थी वो सारी गलत प्रूव हो गई। कैलकुलेशंस क्या हुई, हमारी सारी कैलकुलेशंस हमारी गलत प्रूव हो गई। इतना समझ में आया बेटा, इतने में तो कोई डाउट नहीं है। अब हमें देखना है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने कैसे किया। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टिंग के जो 3 साल थे उसमें अच्छा प्रोडक्शन हुआ, ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन
और मॉनसून। लेकिन जो लास्ट के 2 साल थे उसमें हमारा मॉनसून जो है वो बहुत बेकार रहा, और जब मॉनसून बहुत बेकार रहा, इस वजह से क्या होता है बेटा, इस वजह से हमारा क्या फर्क पड़ता है, इस वजह से हमारा जो मॉनसून था वो बहुत बेकार रहा। और इसीलिए जब हमने स्टार्टिंग में बोला था कि टारगेट तो हमारा 5.7% का है, लेकिन हमें एक्चुअल ग्रोथ 3.3% की मिली, वो इसीलिए मिली क्योंकि जो हमारा प्राइस सिचुएशन था, एक तो मॉनसून जो था लास्ट के 2 साल में, मतलब लास्ट को ऑलमोस्ट 2.5-3 साल में जो मॉनसून था वो बहुत खराब रहा। रिफ्यूजी क्राइसिस हमारा हो गया, बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया में माइग्रेट कर गए, उस टाइम के वेस्ट पाकिस्तान, उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान से इसमें मूव कर गए। अब जो मानसून जो था वो खराब रहा, और पूरा का पूरा हमारा जो इकोनॉमी था वो फिर से खराब हो गया। यानी कि जो हमको लगा था कि चलो ठीक है, चीजें थोड़ा ठीक हो जाएंगी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में, वो नहीं हो पाई, और अनफॉर्चुनेटली हमको इसी पे डिपेंड करना पड़ा। एंड देन इसके बाद में बेटा क्या हुआ कि हमको समझ में आया कि ये जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन जो है, ये जो प्राइस सिचुएशन है, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट अप्रोच को लेना पड़ेगा। यानी कि हम बहुत ज़्यादा एक वेग अप्रोच लेके इस काम को नहीं कर सकते हैं। और हम, सरकार ने देखा कि पिछले 4 प्लान से हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि एक गरीब तबके का अपलिफ्टमेंट हो, वो किसी ना किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। अब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, गरीब सोसाइटी पे पड़ता है ना, गरीबों पे पड़ता है, उससे ज़्यादा तो किसी पे नहीं पड़ता है। तो जो गरीब लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का, और जब उन पे इम्पैक्ट पड़ा तो इट वाज लाइक कि कैसे अब हम मैनेज करें इस चीज़ को, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दिस थिंग। तो सरकार ने इतनी फोकस किया इस टाइम पे, बट स्टिल इतना सक्सेस नहीं रहा। अब हम देखते हैं कि इसकी फेलियोरिटी से सरकार ने क्या सीखा और आगे हमें क्या देखने के लिए मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।